आज हम लोग क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। आज जो हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एरिया वेक्टर के ऊपर है, वाई वी आर स्टडिंग अबाउट एरिया वेक्टर बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वाई वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिकॉज वी हैव टू स्टडी अबाउट गॉसेस लॉ। इससे पहले अगर आपको याद है कि हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। कूलम्ब्स लॉ इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज डिस्टेंस एट एनी डिस्टेंस r। तो कूलम्ब्स लॉ का ये डिमेरिट था, कूलम्ब्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। इफ वी हैव एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ चार्ज, इफ वी हैव दिस पेन एंड देयर इज अ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट, then we cannot obtain the electric field with the help of this Coulomb's law. So we have some other law as much which is used to calculate electric field from extended source of charge, and that law is called Gauss law. And because we will going to study about Gauss law, इसी के लिए हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना होगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले हम लोग को एरिया वेक्टर पढ़ना होगा। तो पहले एरिया वेक्टर क्या होता है। जनरली एरिया के बारे में आप लोग बचपन से निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, लेकिन हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि एरिया एक क्वांटिटी कैसा है, स्केलर है कि वेक्टर है। जनरली हम लोग एरिया को स्केलर मान के कंसिडर करते हैं, बट एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका डायरेक्शन जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। सपोज़ करिए हमारे पास एक सरफेस है, एक रेक्टेंगुलर लेमिना है, एक रेक्टेंगुलर शीट है, और इसका एरिया अगर देखोगे तो ये वाला इसका पार्ट ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो इसका एरिया जो होगा वो एल इंटू बी होगा, जो कि स्केलर मैग्नीट्यूड है। बट चूँकि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है तो इसीलिए इसका कुछ डायरेक्शन होगा, और इसका डायरेक्शन जो होगा ये सरफेस जो आपको दिख रहा है सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऊपर होगा, चाहे तो इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा या फिर इसका नीचे की तरफ होगा। तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन जो होता है वो सरफेस का नॉर्मल होता है। जो भी एरिया आपका है डायरेक्शन सरफेस का नॉर्मल होता है। अब आपके पास सरफेस जो होता है जनरली दो तरह का होता है। पहले हम लोग बात करेंगे फॉर ओपन सरफेस। इन ओपन सरफेस मीन्स व्हाट, सरफेस जो आपके पास होगा वो प्लेन होगा। प्लेन सरफेस की बात कर रहे हैं, मतलब वन डायमेंशनल फिगर की बात कर रहे हैं, प्लेन सरफेसेस की बात करेंगे हम लोग। तो अगर प्लेन सरफेसेस की बात करें तो प्लेन सरफेसेस के लिए हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं। पहले एक बात समझ लें कि अगर आपके पास कोई एक एरिया है ए और इसको आपको कन्वर्ट करना अगर वेक्टर क्वांटिटी में, तो इस एरिया को वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वेक्टर बन जाता है। ये हम लोग पहले जानते हैं, क्लास 11 में पढ़े थे, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एनी स्केलर इनटू वेक्टर वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग विद द स्केलर इज मेजर्ड। तो यहाँ एन कैप जो है वो है आपको यूनिट वेक्टर है। अब अगर हम लोग पहले ओपन सरफेस के लिए देखें तो हमारे पास सपोज़ करो कि हमारे पास एक एक्सिस है, यहाँ मैं एक एक्सिस बनाता हूँ और हमारे पास ये 3 डायमेंशनल एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। यहाँ पर आपके पास एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का लेंथ जो है वो एल है और ब्रेथ जो है बी है। इस रेक्टेंगल का नाम OABC है। अगर आप इसका एरिया निकालना है तो इसका एरिया हो जाएगा एल इंटू बी विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस। बट जैसे मैंने आपको कहा कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट मीन्स दैट इट हैज़ डायरेक्शन टू। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर इसका डायरेक्शन होगा तो हमको डायरेक्शन के साथ कंसिडर करना पड़ेगा। लेंथ इसका एल है विच इज़ इक्वल टू OA, ब्रेथ इसका बी है विच इज़ इक्वल टू AB। बट इफ वी कंसिडर एज अ डायरेक्शन देन यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज आई कैप, and unit vector along y axis is j cap, and unit vector along z axis is k cap. So अगर हम इस फिगर में लेंथ की बात करें कि लेंथ कितना है, तो ये लेंथ जो होगा वो OA होगा, OA वेक्टर विच इज़ इक्वल टू L I कैप, और अगर ब्रेथ की बात करें तो वो होगा AB वेक्टर विच इज़ इक्वल टू B J कैप। और अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया वेक्टर A जो होगा वो किसके बराबर होगा, एरिया वेक्टर A शुड बी इक्वल टू OA इंटू OA क्रॉस AB। ये हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे, अगर आपको याद होगा तो, कि कभी भी हम लोगों को अगर किसी प्लेन फिगर का एरिया निकालना है, वेदर इट इज़ अ पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल और स्क्वायर, तो उसके साइड का हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो साइड को क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे तो OA क्रॉस AB। तो OA का वैल्यू हमने निकाला है वो है हमारे पास L I कैप और इंटू ये हो गया आपके पास B J कैप। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो L इंटू B और यह हो जाएगा I क्रॉस J। छोटे क्लास में आपने पढ़ रखा है कि I क्रॉस J का वैल्यू क्या होता है, I क्रॉस J मतलब क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा।
क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको इसके बारे में नॉलेज होगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आपके पास आई क्रॉस जे होता है तो उसका वैल्यू जो होता है वो के कैप होता है। अगर आपके पास जे क्रॉस के होता है तो इसका वैल्यू आई कैप होता है। अगर आपके पास के क्रॉस आई होता है तो इसका वैल्यू जे कैप होता है। और अगर आपको इससे ऐसे याद रख सकते हैं आप, यहाँ पर आप आई कैप मान लें, यहाँ पर आप जे कैप मान लें, यहाँ पर आप के कैप मान लें। तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई कैप, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे कैप। अगर इसका आप उल्टा लेंगे, से आप ले रहे हैं जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई ये डायरेक्शन जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। अगर आप जे क्रॉस आई लेते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो ये होगा जे क्रॉस आई, के आएगा माइनस के। और अगर आप आई को आई से क्रॉस करेंगे तो इसका वैल्यू 0 होगा, क्योंकि आई क्रॉस आई का मतलब होता है आई इंटू आई कॉस आई इंटू आई साइन, आई से आई का 0 वैल्यू होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए 0 हो जाएगा। सिमिलरली जे क्रॉस जे जो होगा ये भी 0 होगा, एंड के क्रॉस के जो होगा ये भी 0 होगा। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। तो यहाँ पर L इंटू बी तो रहेगा, और यहाँ पर अगर देखो जे क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा के कैप। और सिमिलरली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये माइनस के कैप भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि जब मैंने एरिया वेक्टर निकाला तो जिस प्लेन में L और B था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस ये प्लेन, ये वाला प्लेन, कॉपी वाला प्लेन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो आया वो परपेंडिकुलर आया। तो इससे ये बात आपको मालूम पड़ गया कि डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर is either positive or in negative axis perpendicular to the surface, सरफेस का परपेंडिकुलर होगा, वो चाहे एक्स एक्सिस की तरफ हो या फिर वाई एक्सिस की तरफ हो। अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कम अक्रॉस हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ओपन सरफेस। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहला एक क्वेश्चन तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये फर्स्ट आपके पास एग्जाम्पल था, फर्स्ट नंबर। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। पहला जो पहले वाले का फर्स्ट क्वेश्चन मान लेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, इसमें आपको एरिया वेक्टर ही निकालना है। और आपको फिगर कुछ इस तरह से गिवन है कि आपके पास जो लैमिना है, रेक्टेंगुलर लैमिना है, ये किसी एंगल से टिल्ड है। ये आपके पास रेक्टेंगुलर लैमिना है, OABC, और ये एक्स एक्सिस से 60 डिग्री के एंगल पे टिल्ड है, 60 डिग्री के एंगल पे। ये 4 मीटर है और ये 5 मीटर है। तो अगर आप यहाँ से OA को देखेंगे तो OA को अगर हम बाहर निकाल के लिखें तो ये OA जो है ये 4 मीटर लंबा है, 4 मीटर लेंथ है इसका, और ये एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, और जेड एक्सिस से ये एंगल बना रहा है आपको, जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर एक्सिस है ये, तो जेड एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये जेड एक्सिस है। तो ये OA वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये OA वेक्टर एक्चुअली में बराबर होगा x बराबर एक्स आई कैप और प्लस ऊपर की तरफ z है तो z के कैप। और अगर आप देखोगे तो ये 4 है तो ये हो जाएगा 4 cos 60 x की तरफ, और ऊपर की तरफ होगा 4 sin 60। तो यहाँ पर OA का वैल्यू हो जाएगा, OA इज इक्वल टू, एरिया निकालने के लिए OA वेक्टर इज इक्वल टू, चूँकि एरिया निकालने के लिए हमको एडजेसेंट साइड का क्रॉस मल्टीप्लाई निकालना होगा, OA क्रॉस AB, ये मेरा काम है। तो OA वेक्टर हो जाएगा x आई कैप और प्लस z के कैप, ये OA वेक्टर हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 4 cos 60 आई कैप और प्लस 4 sin 60 के कैप। तो cos 60 इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 आई कैप प्लस 4 इंटू साइन 60 √3/2 के कैप। सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 2 आई कैप और प्लस 2√3 के कैप। ये हमारा वैल्यू मिल गया OA वेक्टर का, दिस इज योर OA वेक्टर। साथ में हमको ये AB चाहिए, तो AB वेक्टर चूँकि एडजेसेंट साइड ये है और ये AB वेक्टर है किस तरफ, वाई डायरेक्शन में है, तो ये वाई डायरेक्शन में है, तो ये 5 सीधा हो गया 5j कैप। अब एरिया वेक्टर अगर आपको निकालना है, एरिया वेक्टर होता है एडजेसेंट साइड का क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज OA क्रॉस AB, OA क्रॉस AB। तो OA का वैल्यू आपके पास है 2 आई कैप प्लस 2√3 के कैप, और इसके साथ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5j कैप को। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग पीछे देख चुके हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, आई क्रॉस जे के होता है 10, ये सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए
2 इंटू 5 10 और आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे जो होता है वो के कैप के बराबर होता है, डायरेक्ट लिखते हैं 10 के कैप हो जाएगा ये 10 के कैप, और प्लस 5 इंटू 2 10 अंडर रूट 3 और के क्रॉस जे माइनस आई कैप, तो ये इक्वल हो गया 10 के कैप और माइनस 10 अंडर रूट 3 आई कैप, या इसका हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 10 अंडर रूट 3 आई कैप और प्लस 10 के कैप। ये आपके पास है एरिया वेक्टर है। अगर आपको एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने कहा जाए तो वो तो आपको ऑलरेडी पता है कि 10 होगा, जो कि 20 होगा, 4 इंटू 5 20, और अगर यहाँ से निकालोगे तो ये हो जाएगा ये वाला ax² और प्लस ay तो है नहीं az² ay² प्लस az² आपको याद रखने के लिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ये 10 अंडर रूट 30 का होल स्क्वायर और प्लस 10 का होल स्क्वायर, तो इट शुड बी इक्वल टू 300 प्लस 100 एंड इट इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 400 एंड इट इज़ 20 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया का मैग्नीट्यूड का वैल्यू हो गया 20 स्क्वायर यूनिट, जो कि हमको वाज़ेह तौर पे दिख भी रहा था, क्लियर था वो। तो इस तरीके से आप एरिया निकाल सकते हैं अगर आपको कोई भी लैमिना दिया जाए तो। ओके, और अगर आपको यहाँ पर OA और AB अगर आपको डायरेक्टली ही क्वेश्चन में दे देता कि उसका कंपोनेंट फॉर्म में वैल्यू, तो हम डायरेक्ट उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आप यहाँ पर चाहें तो बना सकते हैं, आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कैलकुलेट करना है एरिया, फाइंड एरिया वेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम। आपके पास एक पैरेललोग्राम है हैविंग एडजेसेंट साइड्स आर, पहले आपको साइड ए गिवन है वो बराबर है आपको 5 आई कैप माइनस 4 जे कैप और प्लस 3 के कैप। दूसरा आपके पास बी दूसरा साइड है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप और माइनस के कैप। तो अगर आपको उसका एरिया वेक्टर निकालना है तो एरिया वेक्टर जो होगा, एरिया वेक्टर वो बराबर किसके होगा, तो एरिया वेक्टर जो होगा पैरेललोग्राम का, एरिया वेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का एरिया वेक्टर हो जाएगा ए क्रॉस बी, दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। आपने छोटे क्लास में 11 क्लास में सीखा था आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए, क्रॉस डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से चाहे तो आप निकाल सकते हैं, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो एरिया जो होगा ए क्रॉस बी जो होगा, ए क्रॉस बी ये बराबर किसके होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आप यहाँ डिस्क्रिमिनेंट का साइन देंगे, यहाँ आप आई कैप जे कैप के कैप लिख देंगे। इसका वैल्यू 5 है, माइनस 4 है, 3 है, माइनस 2 है और यहाँ पर माइनस 1 है। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो तरीका है वो क्या है, सॉल्व करने के लिए हम ये करते हैं कि जब हमको यहाँ पर आई कैप का वैल्यू लिखना होता है, आई कैप का, आई का वर्टिकल कॉलम और रो कैंसिल करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल ये आपको कॉलम फिनिश, ये रो फिनिश, जो बचा उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच है माइनस साइन, माइनस 4 इंटू 1 4, बीच है माइनस 3 इंटू माइनस 2 6 दैट इज़ प्लस 6। फिर यहाँ प्लस लगा दिया, अल्टरनेट प्लस माइनस होता है माइनस, वाई वाले को करना है तो वाई का कॉलम कैंसिल, वाई का रो कैंसिल, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5, माइनस फार्मूला में 3 इंटू 3 9 माइनस 9 जे कैप प्लस के कैप के लिए लिखने के लिए के का कैंसिल, वर्टिकल कॉलम कैंसिल, रो कैंसिल, 5 टू द माइनस 10 और माइनस होता है और प्लस 12 के कैप। तो इसको सॉल्व करोगे 10 हो गया 10 आई कैप माइनस, और इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया आपके पास माइनस 14, तो ये प्लस 14 जे कैप और फिर यहाँ पर हो गया प्लस 2 के कैप। ये आपके पास एरिया वेक्टर हो गया ए क्रॉस बी का। मैग्नीट्यूड निकालना है, इस तरह से मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एरिया वेक्टर एंड हाउ वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर। एंड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए सॉलिड फिगर, अगर आपके पास कोई सॉलिड फिगर हो, यहाँ पर तो आपके पास जो एरिया था वो क्लोज एरिया था, मतलब एरिया जो था ओपन एरिया था। अगर आपके पास, अब हम लोग बात करेंगे अगर आपके पास सॉलिड सरफेस हो, मतलब क्लोज एरिया की बात करेंगे, जब आपका 3 डायमेंशनल सरफेस हो, तो आप 3 डायमेंशनल सरफेस के लिए कैसे निकाल सकते हैं एरिया वेक्टर। तो हम लोग अब बात करते हैं फॉर 3 डायमेंशनल और फॉर क्लोज सरफेस। फॉर क्लोज सरफेस, जब आपके पास क्लोज सरफेस हो, मतलब सॉलिड सरफेस हो आपके पास, सॉलिड सरफेस के लिए कैसे फाइंड करेंगे, सॉलिड सरफेस आपके पास हो, सॉलिड सरफेस के लिए आप कैसे निकालेंगे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे। तो सॉलिड सरफेस के लिए आपको याद रखना है कि डायरेक्शन जो होता है एरिया वेक्टर का, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर
एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑडवर्ड। जो भी आपके पास सरफेस होगा उस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ऑडवर्ड जो होगा वो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। जैसे सपोज़ करिए कि आपके पास एक से क्यूब है और इस क्यूब में टोटल नंबर ऑफ़ फेसेस जो हैं वो हम जानते हैं कि 6 फेसेस होते हैं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ़ प्लेन फिगर और टोटल नंबर ऑफ़ प्लेन फेसेस आर 6, तो ये चूँकि एक सॉलिड सरफेस है तो इसमें एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा वो हर एक सरफेस के बाहर की तरफ होगा, रेडियली ऑडवर्ड होगा। तो अगर हम इधर वाले सरफेस की बात करें 6 सरफेस है, 1 2 3 4, एक बाहर की तरफ 5, अंदर की तरफ 6। डायरेक्शन की बात करें तो इधर की तरफ बाहर की तरफ डायरेक्शन होगा इसका, इसमें ये बाहर की तरफ डायरेक्शन होगा, इसमें ये बाहर की तरफ डायरेक्शन होगा, इसमें ये बाहर की तरफ। यूनिट वेक्टर को इनकैप से लिखते हैं, इनकैप डिनोट द यूनिट वेक्टर विच शोज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन शो करेंगे। जो भी सरफेस होगा सॉलिड सरफेस के बाहर डायरेक्शन शो करेंगे। ये एक फिगर था। अगर हम दूसरे फिगर की बात करें, सपोज कर आपके पास एक सिलेंडर है। इफ़ यू हैव अ सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर, इट डज नॉट मैटर। और इसमें अगर टोटल एरिया की बात करो सरफेस एरिया के 3 है, एक ये है नीचे वाला बेस, एक ऊपर वाला टॉप और एक ये कर्व सरफेस एरिया है। तो अगर आप एरिया वेक्टर की बात करोगे कि एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तो एरिया वेक्टर जो होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ सरफेस के परपेंडिकुलर ये है, यानी ये प्लेन सरफेस जो आपको दिख रहा है सर्कल, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, यहाँ प्लेन सरफेस एरिया वेक्टर नीचे की तरफ। और ये जो कर्व सरफेस आपको दिख रहा है, इस कर्व सरफेस में ये एक्चुअली पूरा कर्व है। तो यहाँ पे छोटा सा हम एरिया ले रहे हैं और छोटे से एरिया के बाहर की तरफ परपेंडिकुलर। तो देयर आर टोटल 3 सरफेसेस और एरिया वेक्टर जो होगा हर एक सरफेस के परपेंडिकुलरली ऑडवर्ड। अब सिमिलरली अगर हम थर्ड सरफेस की बात करें तो यहाँ पे हम थर्ड सरफेस भी ले सकते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है। इफ़ सपोज आई हैव अ स्फीयर, ये एक स्फीयर है, इसका ये सेंटर है। तो इस स्फीयर पे अगर देखोगे तो आप इस स्फीयर को एज अ बॉल की तरफ से कंसिडर कर सकते हो। तो बॉल के सरफेस के ऊपर फुटबॉल की बात करें तो बहुत सारा पेंटागोनल हेक्सागोनल रिंग होता है। उस पेंटागोनल रिंग में से एक बहुत छोटा सा पार्ट रिंग का ले लो, बहुत छोटा सा पार्ट स्फीयर का ले लें और इससे इसको रेडियस को मिला लें। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा बाहर की तरफ होगा, ये होगा इन कैप का डायरेक्शन। लेकिन एक बात याद रखना है कि हर बार रेडियस की तरफ ही होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन जो होता है किसी भी स्फीयर पे वो रेडियस से ही पास करता है, सेंटर से ही पास करता है, तो रेडियस के अलॉन्ग ही होगा। तो इस तरीके से हम लोग एरिया वेक्टर किसी सॉलिड सरफेस का निकाल सकते हैं। अब अगले टॉपिक हम लोग जो बात करेंगे वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एरिया वेक्टर को हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ा क्योंकि एरिया वेक्टर को पढ़ने का से ये होगा कि हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स ईजिली फाइंड कर सकेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इसको हम लोग जनरली फाई ई से डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कैसे करते हैं, तो सपोज़ करिए कि आपके पास एक सरफेस है, आपके पास एक लैमिना है, रेक्टेंगुलर लैमिना है, ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर लैमिना है और इस लैमिना में ये पूरा लैमिना का एरिया ए है और आपने इसे बहुत छोटा सा पैच माना है, छोटा सा एरिया एलिमेंट माना है। इसका पैच बोल सकते हो, एक स्मॉल पैच है या फिर एक छोटा सा एलिमेंट है, एरिया एलिमेंट छोटा सा एरिया एलिमेंट है। और इस छोटा सा एरिया एलिमेंट का एरिया जो है डी ए है और इस एरिया एलिमेंट में आपने यहाँ पर एक्सिस मान लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये आपके पास एक्स एक्सिस है और इधर की तरफ आपके पास वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अब आपको इस छोटे से एरिया से, ये जो छोटा सा एरिया है, इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा क्रॉस कर रहा। मतलब आप ये समझें कि आपके पास ऐसा कोई सरफेस था और इस सरफेस को ऐसे रखा गया था, ये सरफेस था, इस सरफेस को ऐसे रखा गया था इस तरह से, और इस सरफेस के इस तरफ थीटा एंगल पे सरफेस ऐसे रखेंगे, थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा था, तो कट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा था थीटा एंगल पे। तो छोटे से पैच से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा था ई। तो अगर इस छोटे से पैच से इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्रॉस करके निकल रहा था तो आपको ये बताना होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज के कैसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जो हमको बताता है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड पासेज और परसेस थ्रू एनी सरफेस। जो भी आपको सरफेस गिवन है, ये पूरा सरफेस गिवन है, इस पूरे सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करके, छेद करके, पर्स करके बाहर निकला है, इसी फिजिकल क्वांटिटी का नाम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो आप बोलोगे सर ये टोटल सरफेस तो ए था तो इससे बहुत सारा फील्ड लाइन क्रॉस करके निकलता होगा, ऑब्वियसली। लेकिन हम लोग इसके ऊपर एक बहुत छोटा सा फील्ड लाइन अज्यूम किए हैं, एक बहुत छोटा सा एरिया अज्यूम किए हैं, एरिया का पैच अज्यूम किए हैं, क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड
यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। जैसे जैसे हम लोग आगे चलेंगे आपको इस बारे में और क्लियरेंस होती जाएगी जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ। तो हम पहले स्मॉल पैचेस की ही बात करेंगे और इस तरह से डिफाइन करेंगे कि स्मॉल पैचेस है। अब स्मॉल पैचेस से थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे बोलते हैं? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड passing or pulsing the small area element जिसको हम लोग पैच कह रहे थे अभी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर थ्रू सरफेस। जो आपके पास पैच है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस तो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो हम इसको अगला फिगर कुछ ऐसा बना सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑप्टेन करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा इस पैच के। तो पैच ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो थीटा एंगल पे था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल पे था, थीटा का दो कंपोनेंट ब्रेक हो सकता है। किस तरफ कंपोनेंट ब्रेक होगा? जिसका नाम होगा आपके पास ई एक्स, और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ ब्रेक होगा जो होगा ई वाई। तो इस ई एक्स का वैल्यू जो होगा ये ई कॉस थीटा हो जाएगा। तो हम लोग वाई कंपोनेंट के एरिया की बात नहीं करते हैं, मतलब यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग द स्मॉल एरिया एलिमेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो परपेंडिकुलर एरिया ये है, एरिया के परपेंडिकुलर कौन सा है? तो एरिया का डायरेक्शन किस तरफ है? एरिया ये सरफेस है, एरिया वेक्टर नहीं, एरिया सरफेस ही है। इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगा वो पेन का निब की तरफ होगा, बाहर की तरफ। तो इसका मतलब ई कॉस थीटा जो है एक्चुअली में यही है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर। तो यहाँ से इस फिगर को हम एक तरीके से और बना सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं अब सिर्फ फ्लक्स के फॉर्म में, कि ये हमारे पास एरिया वेक्टर था और इधर की तरफ हमारे पास डायरेक्शन था जो ई एक्स का डायरेक्शन था और ये एरिया वेक्टर था। तो अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर दें, ये एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है, इट मीन्स डी ए को अगर हम लोग ई एक्स से मल्टीप्लाई कर दें देन वी विल गेट द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होगा? तो ये छोटा सा मैंने डी ए एलिमेंट लिए तो फ्लक्स भी छोटा फाइन होगा डी फाई। तो डी फाई ई किसके बराबर होगा? तो डी फाई ए बराबर होगा ई एक्स इंटू डेल्टा ए। ई एक्स का वैल्यू है एक्चुअली में ई कॉस थीटा, तो ई कॉस थीटा इंटू डी ए, और हम जानते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। और हम जानते हैं कि ये दो वेक्टर क्वांटिटी ई और डी ए, इन दोनों के बीच कॉस एंगल लगा हुआ है, इसमें इसका मतलब ये डॉट प्रोडक्ट है। तो इसको हम लिख सकते हैं ई डॉट डेल्टा एस, ये आपको फ्लक्स का वैल्यू होगा, डेल्टा फ्लक्स का वैल्यू होगा। यानी फ्लक्स जो होगा एक्चुअली में डॉट प्रोडक्ट होगा किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का, प्रोवाइडेड एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। अब अगर सपोज करो कि एरिया का पैचेज बहुत छोटा हो जाए, ये मैंने अभी डेल्टा लिया है, अगर ये डेल्टा के जगह पे हम डी फंक्शन अगर लें, चूँकि मैंने यहाँ डी ही फंक्शन माना था, तो अगर डी फंक्शन लें तो इसे हम ऐसे भी ले सकते हैं, और डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, ऐसा भी हो सकता है। ये डेल्टा बता रहा है कि ये पैचेज थोड़ा बड़ा है, और डी जो मैंने फंक्शन लिया ये पैचेज बहुत छोटा, हालांकि मैंने फिगर में डी ही लिया था, यहाँ डेल्टा लिख दिया था, कोई बात नहीं, दोनों सेम ही हैं। ओके, अब अगर हम लोग चाहते हैं कि इस पूरे के पूरे सरफेस से फ्लक्स निकालें, तो पूरे के पूरे सरफेस से फ्लक्स निकालने के लिए हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होल सरफेस, पूरे सरफेस से अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा तो आपको इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेट करेंगे इसको, ये भी डी बन जाएगा, डी फंक्शन। तो इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई, तो फाई हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। इसका मतलब फ्लक्स जो आपको की सरफेस से निकलेगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो इंटीग्रेशन होगा वो आपको देगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू। तो पहला फार्मूला आपको मिला फाई इज इक्वल डेल्टा फाई, स्मॉल फ्लक्स जो होगा छोटे पैचेस से जो लिंक्ड होगा वो बराबर होगा ई डॉट छोटा वाला एरिया डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्मॉल एरिया, और अगर पूरी सरफेस से निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, जहाँ डी ए जो है वो पूरे सरफेस का एक छोटा सा पार्ट है और ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर एक बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बारे में आपको कुछ नहीं पता है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड
अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा कि ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगा। दो केसेस यहाँ से राइज हो सकता है। एक केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो ई बाहर हो जाएगा, और अगर सरफेस प्लेन हो तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ दैट प्लेन सरफेस। फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो वो यूनिफॉर्म ना हो। यहाँ पर दो केसेस को हम लोग स्टार बना के देख लेते हैं। फ्लक्स का जो फार्मूला आया है आपको वही याद रखना है कि फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ये आपका फ्लक्स होगा, जहाँ ई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और डी जो होगा वो स्मॉल एरिया एलिमेंट होगा। ओके, अब यहाँ पर स्टार बनाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके पास वो यूनिफॉर्म है, और सरफेस जो आपके पास है एंड एरिया, जो सरफेस आपने लिया है एंड एरिया इज़ फ्लैट, आपके पास जो एरिया है वो फ्लैट है। तब उस केस में क्या होगा? तब उस केस में आप सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। आप इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे देन यू विल कम टू नो कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ई इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ डॉट लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, और डी ए का इंटीग्रेशन मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो इज इक्वल टू ई डॉट ए हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे ई डॉट ए। तो इसका मतलब अगर आपके पास कोई फ्लैट सरफेस है, कोई प्लेन सरफेस है, और उस प्लेन सरफेस से आपको फ्लक्स लिंक निकालना है इस तरह से कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होगा वो डायरेक्टली होगा ई डॉट ए, वेयर ई इज़ द गिवन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए इज़ एरिया, जो एरिया आपको गिवन है। अगर ऐसा हो जाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो आपको वो कांस्टेंट ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ना हो, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ना होगा तो देन आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट कांस्टेंट, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट कांस्टेंट या इज़ नॉट यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म हो, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो फ्लक्स निकालने का आपके पास वही जो पेरेंट फार्मूला बचा था ई डॉट डी ए, इसी को आपको सॉल्व करना होगा। यू हैव टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, सॉल्व इंटीग्रेशन टू गेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉल्व इंटीग्रेशन टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम लोग इस पर हर एक पे क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपको समझ में आए। अभी एक बात देखोगे तो ई डॉट डी ए का मतलब ई कॉस थीटा होता है। यहाँ पर भी आपको जो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए है इसका मतलब है ई डी ए कॉस थीटा। तो थीटा के वैल्यू की अगर बात करें तो हम लोग थीटा हर जगह कांस्टेंट अज्यूम करके चल रहे हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि थीटा का वैल्यू एक ऐसा क्लोज सरफेस आपको दिया जाए जो बहुत सारे प्लेन सरफेस से मिलकर बना हो। जैसे हम बात करते हैं आपको एक क्यूब की, तो अगर एक क्यूब की आप बात करोगे तो क्यूब के अंदर अलग अलग 6 फेसेस होते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ है, अगर हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि आपके पास एक ऐसा क्यूब है, आपके पास एक क्यूब है और इस क्यूब में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें टोटल सरफेसेस 6 हैं, 1 2 3 4 और बाहर की तरफ 5, अंदर 6। तो ये एरिया की बात करें तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है वो कहाँ होता है? तो चूँकि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन स्पेस 1 के लिए लेफ्ट की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है। थीटा का वैल्यू इस केस में 180 है, ये केस में थीटा का वैल्यू 90 है, ये केस में थीटा का वैल्यू अगर है तो कितना है? इस केस में थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है। तो अगर ऐसा हो जाए कि इफ़ थीटा इज़ नॉट सेम, इफ़ थीटा इज एंगल विच इज इक्वल, थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच का एंगल थीटा, इफ़ थीटा इज़ नॉट सेम, अगर थीटा सेम ना हो हर जगह एवरीवेयर, देन टोटल फ्लक्स होगा किसके बराबर? देन टोटल फ्लक्स अगर आपको निकालना है फाई टोटल, ये बराबर होगा, हम यहीं आपको एग्जांपल बनाते हैं, क्यूब का ही एग्जांपल दिखाते हैं आपको। जितना भी सरफेस होगा उन सारे सरफेस से आप फ्लक्स फाइंड कर लेंगे, हर एक सरफेस से 1 2 3 4। इधर से जो फ्लक्स होगा ये फाई 1 हो जाएगा, ये वाला फ्लक्स फाई 2, ये फ्लक्स फाई 3, ये फ्लक्स फाई 4। टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे हम और सारे फ्लक्स को आपस में जोड़ देंगे, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस डॉट 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 प्लस फाई 6। तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा पासिंग थ्रू द सरफेस। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? एक बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम बोलें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ है, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस सरफेस के लिए, अगर इस सरफेस की बात करें तो इस सरफेस को अंदर की तरफ पर्स कर रहा है, अंदर की तरफ इसको पर्स कर रहा है, छेद कर रहा है, और इस सरफेस को बाहर की तरफ ये पर्स कर रहा है। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ इस एंगल पे, थीटा पे, जो ई और ए के बीच में बन रहा है। क्योंकि इस सरफेस के लिए थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो फाई नेगेटिव होगा, इस सरफेस के लिए थीटा 90 होगा, इस सरफेस के लिए थीटा 180 होगा। तो ये कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू
180 इट मीन्स दैट माइनस ई है, फ्लक्स नेगेटिव हो गया। यहाँ थीटा का वैल्यू आपको 0 डिग्री तो फ्लक्स पॉजिटिव हो गया। यहाँ थीटा का वैल्यू 90 डिग्री मतलब फ्लक्स 0 हो गया। तो फ्लक्स जो होता है वो पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मे बी पॉजिटिव 0 और नेगेटिव, ये तीनों ही हो सकता है। पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। याद रखना है कि अगर आपके पास इन्वर्ट परसिंग फील्ड है, ऐसा फील्ड है जो कि सरफेस को अंदर की तरफ कट कर रहा है, इन्वर्ट जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो नेगेटिव होगा। और अगर वो आउटवर्ड परसिंग है, बाहर की तरफ निकल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो आपको पॉजिटिव होगा। और अगर स्कीमी हो, मतलब कि सरफेस को क्रॉस ही ना करता हूँ, तब उस केस में क्या होगा, 0 होगा। ओके अभी हम लोग एक दूसरा इसी में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसमें हम लोग यूनिट और डायमेंशन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होता है। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट और डायमेंशन क्या होता है। तो पहले हम लोग इसका यूनिट निकाल लेते हैं। अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट जो होगा वो क्या होगा, तो फ्लक्स इज इक्वल टू होता है ई कॉस थीटा। तो अगर आप देखोगे तो कॉस थीटा कोई ये आपको यूनिट होता नहीं है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन बाई कूलम इंटू एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने एक यूनिट आपको और बताया था, वो होता है वोल्ट बाई मीटर, वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो ये बन जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। दिस बोथ आर ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट इंटू मीटर। अगर डायमेंशन की बात करें तो आप लोग क्लास 11th में बाखूबी डायमेंशन निकालने आप लोग को आता है, और डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे अगर फ्लक्स का, तो वो बराबर हो जाएगा आपको ML3T-3A-1। आप डायमेंशन आपको निकालने आता होगा, आप डायमेंशन उस केसेस में निकाल देंगे। अब यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिस्पेक्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और इस न्यूमेरिकल्स के बेसिस पे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नॉलेज होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम लोग अलग अलग सरफेस पे फाइंड करेंगे वो कैसे फाइंड करेंगे, न्यूमेरिकली कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसमें है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सर्कल। आपको एक सर्कल गिवन है, इस सर्कल का रेडियस 7 मीटर है और आपको इससे फ्लक्स फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इससे एक्स एक्सिस है, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री के एंगल पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखेंगे कि ये सर्कल कैसा है, तो ये सर्कल ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, सर्कल इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, सर्कल का एरिया ये है, एरिया ये है सर्कल का, और ये एक्स एक्सिस है। हम क्या जानते हैं कि फ्लक्स का वैल्यू जो होता है वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इज इक्वल टू ई कॉस थीटा। आप बोलोगे कि सर आपने ये फार्मूला क्यों लगाया, कोई और फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए को ही मैंने प्लेन सरफेस के लिए फाइंड कर लिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कांस्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 10 न्यूटन पर कूलम है, विच इज़ कांस्टेंट फॉर होल सरफेस। अगर यहाँ छोटा पैचेज लेंगे तो इसके लिए भी यही होगा, यहाँ पैचेज लेंगे तब भी सेम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और अगर हम इसको एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल कम अक्रॉस द एरिया ऑफ सर्कल। अगर हम इस छोटे से पैचेस को डी ए मानते हैं और इस बहुत सारे पैचेस को ऐड कर लेंगे तो इस सर्कल का एरिया निकल जाएगा, और फिर डॉट प्रोडक्ट होता है, इसलिए ई कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू का हम लोग यहाँ बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास गिवन है 10, एरिया तो होगा एरिया ऑफ सर्कल विच इज पाई आर स्क्वायर, रेडियस का वैल्यू 7 है, पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। थीटा का आपको ध्यान देना है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन, अगर आपको याद है तो थीटा जो था वो था, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। एरिया वेक्टर नहीं, एरिया यानी एरिया के परपेंडिकुलर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो एरिया का डायरेक्शन, एरिया का परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो एरिया का परपेंडिकुलर डायरेक्शन कहाँ है, एरिया अगर ये सरफेस है, अगर आपको ये वाला केस याद होगा तो एरिया का डायरेक्शन किस तरफ था, बाहर की तरफ, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अगर एरिया ऐसे रखा हुआ तो सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगा। तो ये सर्कल अगर ये है तो एरिया वेक्टर ये एक्स की तरफ नहीं होगा, जबकि एरिया वेक्टर जो होगा वो वाई की तरफ होगा। ये आपको एरिया वेक्टर है। तो अगर ये एरिया वेक्टर है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल लिखना है। तो एरिया वेक्टर के और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पर आप cos 30 लिखेंगे, cos 30। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर जो आपको याद रखनी है। यहाँ पर 10 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 7 है, मतलब 7 इंटू 7, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। 1 7 से 1 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास बच कितना गया, तो ये हो गया, आपको सबको मल्टीप्लाई करेंगे 7 इसके इसको काट सकते हैं हम लोग, इससे 11 टाइम में इसको कैंसिल कर सकते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। 11 टाइम में कैंसिल होकर सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 770 √3 फ्लक्स का वैल्यू होगा।
फ्लक्स, और ये होगा वोल्ट इंटू मीटर, इसका असाइनमेंट। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गिवन है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स और वाई एक्सिस पर है। ए और बी कांस्टेंट है, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है एक स्क्वायर से। ये स्क्वायर है जिसका साइड जो है वो एल मीटर है और जो लाई कर रहा है वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है ये। तो अगर हमको ये क्योंकि प्लेन लेना है तो अगर हमको फ्लक्स निकालना है इससे, तो फ्लक्स का हमारे पास जो फार्मूला होगा पाई इज इक्वल टू ई डॉट ए होगा। तो पहले तो आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी ई का वैल्यू गिवन है कि ई वेक्टर जो है वो ए आई कैप प्लस बी जे कैप है, ई का वैल्यू आपको गिवन है। इसके अलावा आपको एरिया वेक्टर निकालना है। तो एरिया वेक्टर में हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि अगर आपके पास एक लेमिना है, स्क्वायर लेमिना, तो एरिया जो होता है एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। इट मीन्स दैट ओ ए क्रॉस ए बी। और अगर हम लोग वैल्यू देखें ओ ए का, तो ओ ए जो है वो जेड की तरफ है, तो ये हो गया एल के कैप, और क्रॉस ये है आपको वाई की तरफ, तो ये आपको हो गया एल जे कैप। कुछ ये होगा आपके पास। अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगा एल स्क्वायर आई क्रॉस जे माइनस आई कैप, कुछ ऐसा वैल्यू आ जाएगा माना कि मतलब एक वेक्टर का वैल्यू आपके पास निकल गया। और ए वेक्टर आपको क्या निकल गया है, तो ए वेक्टर आपको निकल गया एल स्क्वायर आई कैप, एल स्क्वायर आई कैप। अब यहाँ पर चूंकि माइनस आया था तो आप बोलोगे सर मैं माइनस नहीं लिखा, चूंकि माइनस तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस, चाहे तो इसके पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव की तरफ, दोनों में से किसी एक तरफ हो सकता है। तो यहाँ क्योंकि हमने इसको z माना था, इसको x माना था, इसलिए नेगेटिव आया। अगर इसको हम y मान लेते हैं, इसको z मानते हैं तो ये पॉजिटिव आता है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव कंसिडर करके ही लिख रहे हैं। उसके बाद आपको निकालना है फ्लक्स। तो फ्लक्स का वैल्यू जो होता है वो होता है ई डॉट ए। तो एक ई का वैल्यू कितना है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, और डॉट ए का वैल्यू है एल स्क्वायर आई कैप। मल्टीप्लाई कर लें तो आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब ए एल स्क्वायर होगा, बी इंटू बी एल स्क्वायर, जे डॉट जे 0 के बराबर होता है, तो ये हो गया ए एल स्क्वायर। यानी आपको फ्लक्स का वैल्यू जो निकल गया वो ए एल स्क्वायर वोल्ट या न्यूटन मीटर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम मिल गया आपको, ये फ्लक्स का वैल्यू मिल गया। अब इसी कंटिन्यूशन में एक क्वेश्चन हम लोग और बना सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बना सकते हैं कि इन क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड फ्लक्स इफ स्क्वायर is line in xy प्लेन। अगर स्क्वायर जो है वो xy प्लेन में अगर लाई कर रहा है तब क्या निकालना है आपको, फ्लक्स निकालना है। अगर xy प्लेन में लाई कर रहा है तो सब कुछ सेम है, बट इस बार स्क्वायर जो है वो xy प्लेन में लाई कर रहा है। ये x है, ये y है, ये z है, और स्क्वायर इस बार यहाँ पर है, xy प्लेन में स्क्वायर लाई कर रहा है, ये l है और ये l है। तो फ्लक्स तो आपको अगेन इस बार गिवन है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, सेम ही वैल्यू है। एरिया वेक्टर का वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो होगा, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा एल आई कैप क्रॉस ओ ए बी सी क्रॉस एल जे कैप। तो ये एल इंटू एल स्क्वायर, आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है, के कैप, तो ये के कैप हो गया। अब अगर हम लोग फ्लक्स निकालेंगे तो ये सॉरी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, अगर हम लोग फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स हो जाएगा आपके पास ई डॉट ए वेक्टर, यानी कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप डॉट एल स्क्वायर के कैप। और आप जानते हो आई डॉट के 0 जे डॉट के 0, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, 0। तो क्या समझ में आपके पास कि अगर आपको जिस प्लेन में यानी xy प्लेन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी था और xy प्लेन में एरिया वेक्टर भी था, इसलिए दोनों के बीच का फ्लक्स लिंकेज 0 होगा। इस बात को आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, डायरेक्टली समझ सकते थे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम अज्यूम करें कि आप 3 डायमेंशनली एग्जाम्पल अज्यूम कर सकते हो कि लेफ़्ट से इस तरफ से, लेफ़्ट से राइट की तरफ आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ़्ट से राइट की तरफ है, और मेरे पास एक सरफेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द सरफेस। इस सरफेस से कितना पास करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे इस पाम से निकल के इस पाम की तरफ अगर आ रहा है, बीच में सरफेस को अगर हम परपेंडिकुलर रखते हैं इस तरह से, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसे कट करके निकलेगा। लेकिन अगर उसको ऐसे रख दें हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसे कट करके नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका थिकनेस बहुत कम है, तो मतलब फ्लक्स लिंकेज 0 होगा। इस केस में ऐसे ही था। एक्स वाई एक्सिस अगर ये हम मान लेते हैं कि ये एक्स वाई एक्सिस है, तो एक्स वाई एक्सिस इसी एक्सिस में, इसी कॉपी के ऊपर, इसी एक्सिस में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी था और इसी के ऊपर आपको एरिया भी था, तो इसलिए जो फ्लक्स लिंकेज हुआ वो 0 हुआ। तो ये आप डायरेक्टली कॉमन सेंस से ये बता सकते थे, या फिर जिस तरह से मैंने निकाला उस तरीके से भी निकाल सकते थे।